हाथ पैर बांध देते हैं। दरअसल ये एक टाइम मशीन है। लॉगर आरिफ की पत्नी को बहुत पसंद करता है, वो उसे पाना चाहता है, इसीलिए उसने एक चाल चली है। इसके बाद लॉगर एक मशीन के ऊपर लेकर अपना पूरा हुलिया बदल देता है। अब वो हूबहू आरिफ की तरह है। वो आरिफ से कहता है कि अब मैं इस नए रूप में जो कि तुम्हारा है, तुम्हारी पत्नी से मिलूंगा और वो मेरी हो जाएगी। ये सुनकर आरिफ को बहुत गुस्सा आता है, वो जोर से चिल्लाता है। लेकिन अब वो टाइम मशीन शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये आरिफ को इस वक्त से पास्ट में 10 लाख साल पीछे भेज देते हैं। आरिफ जिस काल में जिस समय में पहुंच चुका है, ये डायनासोर युग है। यहाँ पर चारों तरफ खतरा है। आरिफ इस जगह पूरी तरह से अकेला होता है। तभी वहाँ पर कुछ एप्स आते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं। आरिफ उनके साथ खेलने, उन्हें बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती। आरिफ उन्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, जो एप्स सीखना भी चाहते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उनका दिमाग इंसानों की तरह विकसित नहीं होता। अब आरिफ इनके साथ ही रहना शुरू कर देता और सर्दियां आ जाती है। सर्दियों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है। सर्दियां किसी तरह से यहाँ पर बिताने के बाद जब गर्मी आती है तो आरिफ को एहसास हो जाता है कि उसे यहाँ से आगे मूव करना होगा, उसे इंसानों को ढूंढना होगा, क्योंकि वो इन एप्स के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। और आज तक उसने जो भी एप्स को सिखाया होता है उन्होंने अच्छे से नहीं सीखा होता। और अब आरिफ यहाँ से गर्मी आती है तो आरिफ को एहसास हो जाता है कि उसे यहाँ से आगे मूव करना होगा, उसे इंसानों को ढूंढना होगा, क्योंकि वो इन एप्स के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। और आज तक उसने जो भी एप्स को सिखाया होता है उन्होंने अच्छे से नहीं सीखा होता। और अब आरिफ यहाँ से आगे निकल जाता है। तभी उसके सामने एक डायनासोर आता है जो आरिफ के ऊपर हमला करना चाहता है। और तभी आरिफ देखता है कि ये एक फीमेल डायनासोर है जो अपने अंडों की रक्षा कर रही है। आरिफ अपने एक्सप्रेशन से उसे समझा देता है कि वो उसके अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वो डायनासोर भी उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करती है और उसे हनी बी का एक गोल शेल देती है। दरअसल इसके अंदर हनी बी का घर है और जब उसे लेकर जा रहा होता है तभी वो हनी बी उसका पीछा करना शुरू कर देती है, जिसका साइज बहुत बड़ा है। दरअसल ये बहुत पुराना वक्त है और इस वक्त में हर किसी का साइज बहुत बड़ा था। आरिफ अपनी जान बचाने के लिए उस हनी बी से भागता है और वो एक पेड़ के पीछे छुपने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन हनी बी ने उसे डंक मार दिया था, इसीलिए बेहोश होने लगता है। अभी वो अपने ऊपर दो आदिवासियों को देखता है। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कह पाता, वो आदिवासी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। आरिफ की जब आंखें खुलती है तो देखता है कि वो एक गुफा में, उसके चारों तरफ बहुत सारे आदिवासी हैं जो उससे डर रहे होते हैं, क्योंकि उसके कपड़े, उसका हर एक चीज उनसे बहुत अलग होता है। साथ ही आरिफ को मारने की तैयारी भी कर रहे होते हैं, लेकिन आरिफ इन लोगों की भाषा को जानता है। आरिफ इनके सरदार से कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ, मैं तुमसे कपड़े, उसका हर एक चीज उनसे बहुत अलग होता है। आती आरिफ को मारने की तैयारी भी कर रहे होते हैं, लेकिन आरिफ इन लोगों की भाषा को जानता है। आरिफ इनके सरदार से कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ, मैं तुम जैसे आम इंसान हूँ। वो उन्हें कन्विंस कर लेता है और तभी यहाँ पर दूसरे कबीले का सरदार अपने लोगों के साथ आ जाता है। जिस सरदार का नाम कारगा है। कारगा बहुत ही शक्तिशाली है। वो इस कबीले के साथ हमेशा ज्यादती करता है। वो यहाँ के लोगों को पकड़ कर ले जाता है, उन्हें मारता है, साथ ही इनकी चीजों को, सामान को भी छीन लेता है। और अब कारगा यहाँ पर अपने लोगों के साथ इस कबीले में यहाँ के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को लेने के लिए आया है और उन तीनों में वो आरिफ को भी चुन लेता है। हालांकि आरिफ नहीं जाना चाहता, लेकिन वो आरिफ को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब कारगा का कबीला अपने कबीले की तरफ जा रहा होता है तभी कारगा का एक आदमी पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। इस वक्त मेडिकल साइंस पूरी तरह से जीरो था। कारगा और उसके लोग समझते हैं कि उसका साथी मारा गया, वो उसे पत्थरों के नीचे दफनाने लगते हैं। तभी आरिफ जो कि अब होश में आ चुका है वो सब देख लेता है और वो कारगा उसके लोगों को समझाता है कि इसका सिर्फ हाथ टूटा है और वो उसके हाथ को फिक्स कर देता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। दरअसल इसका नाम टेसो है और अब टेसो कहीं ना कहीं आरिफ को अपना दोस्त समझता है। सब के सब अब उस कबीले में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये सब के सब आरिफ कहता है कि मैं इस टावर के ऊपर जाऊंगा और अब उस टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जल्दी वो टावर के टॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है, जिसे देखकर आरिफ हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये काउलिया का पिता है और ये वो आदमी होता है जिसे काउलिया ने आरिफ से पहले यहाँ पर भेजा था। ये आदमी आरिफ को देखकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और अब आरिफ को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ एक भ्रांति है, एक वहम है, इसीलिए वापस नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सब के सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी आदमी ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आया। आरिफ ही पहला इंसान है जो वापस आया है। आरिफ को देखकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसके पास काउलिया आता, पूछता है कि मेरे पिता ऊपर थे कि नहीं। वो कहता है कि नहीं। काउलिया को लगता है कि दीवार अब भी छोटी है, उसे दीवार को और भी ऊंचा बनाना होगा। साथ ही वो आरिफ को माफ कर देता है, क्योंकि वो ऊपर से आने वाला पहला इंसान है। यहाँ पर काउलिया का बेटा टेसो उसका एक चित्र भी बनाता है, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, जिसकी आरिफ बहुत तारीफ करता है। उसके बाद टेसो उससे अपनी सारी चित्रकारी दिखाता है, जिससे कि आरिफ बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। साथ ही वो अपनी पीठ पर उसे एक लड़की का टैटू भी दिखाता है, जिससे वो प्यार करता है। इस लड़की का नाम मिमी है, जो कि दूसरे कबीले की है। अब रात को टेसो और आरिफ दोनों के दोनों काउलिया के पास जाते हैं। काउलिया अपने बेटे टेसो को कहता है कि मैं तुम्हारी शादी एक लड़की से करना चाहता हूँ, पर टेसो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो मिमी से प्यार महीनों की मेहनत के बाद आरिफ की मदद से इस गांव में, इस कबीले में बहुत सारी चीजें एडवांस हो जाती है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। साथ ही गांव भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये देखकर सबके सब बहुत खुश होते हैं। वही काउलिया को पता चल जाता है कि उसकी गुफा से बहुत सारी चीजें चोरी हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी सेना के सरदार कारगा को एक बार फिर से उस गाँव में भेजता है। और जब कारगा यहाँ पर इस गाँव में, इस कबीले में आता है तो देखता है कि आरिफ की मदद से यहाँ की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल चुकी है, जो कि उनके वक्त से बहुत ज्यादा एडवांस, यानी कि बहुत ज्यादा आगे वक्त की होती है। कारगा कहता है कि ये सारी चीजें मेरे हवाले कर दो और आरिफ ऐसा करने से मना कर देता है। कारगा से कहता है कि वक्त बदल चुका है, अब हम तुमसे नहीं डरते, और वो कारगा का मजाक उड़ाता है। कारगा कहता है कि जल्दी मैं अपनी पूरी सेना के साथ वापस आऊंगा और वो वहां से चला जाता है। अब एक दिन आरिफ इस गांव के, इस कबीले के बच्चों का जब नाटक देख रहा होता है तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है और जब वो गांव की तरफ वापस जाता है तो देखता है कि काउलिया की सेना के सरदार, जिसका नाम कारगा है, उसने पूरे गांव को जला दिया है और वो यहाँ से निकल चुका है। ये देखकर आरिफ को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए इसके बाद आरिफ कहता है कि हम एक फुटबॉल मैच खेलते हैं। अगर इस फुटबॉल मैच में हम जीते तो तुम कभी भी हमारे गांव में हमारे लोगों को, हमारे कबीले को परेशान नहीं करोगे, और अगर तुम जीते हो तो मैं तुम्हारे उस टावर को, उस दीवार को जिसके ऊपर चढ़कर तुम अपने पिता को वापस लाना चाहते हो, केले ऊंचा करके वापस ले आऊंगा। काउलिया उसकी शर्त मान जाता है। दरअसल आरिफ को ऐसा लग रहा होता है कि इन्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता, लेकिन जो स्पेसशिप ऊपर से नीचे आया था, जिसने इन्हें फुटबॉल दी थी, दरअसल उन्होंने इन्हें फुटबॉल खेलना सिखाया भी था। काउलिया आरिफ को अपने फुटबॉल प्लेयर्स दिखाता है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद आरिफ अपने गाँव, अपने कबीले वापस आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है किसी को फुटबॉल खेलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों को चुनता है जो फुटबॉल खेल सकते हैं। उन्हें प्रैक्टिस करवाती भी कर रही होती है। आरिफ इस बात से परेशान होता है
कि उसे किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतना होगा, नहीं तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर काउली के पिता को वापस नहीं ला सकता। तभी आरिफ की टीम का एक प्लेयर एक गोल कर देता है, जिसे करने के बाद वो इतना खुश हो जाता है कि वो आगे बढ़ता हुआ आग में गिर जाता है। अब हाफ टाइम के बाद टीम का स्कोर होता है 4-1 और अब आरिफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो एक के बाद एक 3 और गोल्स कर देता है, जिससे स्कोर 4-4 की बराबरी में आ जाता है और अब इन्हें जीतने के लिए सिर्फ एक गोल करना है, जिसके तुरंत बाद आरिफ बहुत ही बेहतरीन गोल करता है और इस मैच को जीत जाता है। ये देखकर काउली भी बहुत, जिसके बाद दोनों कबीलों के बीच में दोस्ती हो जाती है और तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर से आरिफ की पत्नी बाहर निकलती है। तो आरिफ को बताती है कि मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा था जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को 10 साल पुरानी एक रिंग और एक घड़ी मिली थी, जो कि तुम्हारी थी। साथ ही पत्थर पर जो तुमने अपना नाम लिखा था वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था। इसके बाद मेरे घर पर लोगर आया, हालांकि वो तुम्हारे भेष में था, लेकिन उसने अपनी आंख का एक लेंस कहीं गिरा दिया था, जिससे मैं उसे पहचान गई। मैं उसे गन पॉइंट पर लेकर उस जगह पर आई जहाँ से उसने टाइम मशीन से तुम्हें इस वक्त में भेजा था और मैंने उसे मजबूर किया कि मुझे भी वो यहाँ पर भेजे और अब मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर आरिफ को बहुत खुशी होती है और अब वो यहाँ पर सभी लोगों को अलविदा कहता है और अपनी पत्नी के साथ अपने वक्त में वापस चला जाता है, जहाँ पर लोगर भी है और वो लोगर को उसी की टाइम मशीन से 10 लाख साल पीछे भेज देता है, जहाँ से वापस प्रेजेंट में आया है। वहाँ पर कबीले वाले देखते हैं कि आरिफ एक बार फिर से वापस आ चुका है, क्योंकि लोगर उसी के भेष में होता है और जल्दी वो समझ जाते हैं कि ये लोगर नहीं है। तभी पीछे से एक डायनासोर आता है जो लोगर को निगल जाता है और इस तरह से बुरा करने वालों का बुरा ही अंजाम होता है। यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।